हेलो बच्चों, कैसी चल रही पढ़ाई? एकदम खतरनाक ही चलना चाहिए। मैं लोकेश राजपूत और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। ये वीडियो बेसिकली चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय वाला वीडियो है। हम परिचय में किन चीज़ों को देखते हैं? हम परिचय में उन चीज़ों को देखते हैं जो उस चैप्टर की प्रश्नावली को हल करने में हमें हेल्प करती हैं। तो बेसिकली चैप्टर 2 में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब हम इस वीडियो में समझेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें चैप्टर 2 की आज के, तो चैप्टर 2 का नाम है पूर्ण संख्याएं, है ना। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यही टॉपिक्स इस चैप्टर में आएंगे। तो जैसे कि पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, फिर हम बात करेंगे पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं के बारे में, फिर हम बात करेंगे कि संख्या रेखा के बारे में। ठीक है, इसी बीच हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। फिर हम संख्या रेखा पर कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे संख्या रेखा पर हम योग कैसे दर्शाते हैं, संख्या रेखा पर हम व्याकलन कैसे दर्शाते हैं, व्याकलन मतलब घटाना, और संख्या रेखा पर हम गुणन की क्रिया कैसे करते हैं, मतलब गुणा कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने ये वाला वीडियो अच्छे से समझ लिया तो आने वाली जितनी भी प्रश्नावली है इस चैप्टर की आप खुद से ही कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? देखो बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं कि जब हम गिनती गिनते हैं तो प्राकृतिक रूप से हम गिनती किस टाइप से गिनते हैं? हम शुरू करते हैं कहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से शुरू करते हैं। अगर गिनती के अलावा भी हम मान लो कोई सी चीज़ों की हम काउंटिंग कर रहे हैं, किन्हीं चीज़ों को हम गिन रहे हैं कि कितनी चीज़ें हैं, तो तब भी हम काउंटिंग कैसे करते हैं? कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। मान लो कि मैं मान लेता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर ये कुछ स्टिक खींची है ना, डंडी खींची। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इनको काउंट करके बताओ, मतलब गिन के बताओ कितनी है, तो हम कैसे गिनेंगे? ऐसे ही गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप बोलोगे सर ये तो 8 डंडी है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो गिनने वाली संख्याएं होती हैं, जो गिनती की संख्याएं होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, जो काउंटिंग नंबर होते हैं उनको ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। गिनने वाली गिनती या गिनतियों को ही हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत होती है कहाँ से? 1 से शुरुआत होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही ऐसे करते करते ये चली जाती है कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक जाती है। ठीक है, अनंत तक जाती है। अनंत मतलब इन्फिनिटी, जिनकी कोई सीमाएं नहीं है। शुरू तो होंगी 1 से, लेकिन जाएंगी कहाँ तक? अनंत तक। मतलब किसी को पता नहीं है गिनती कहाँ तक गई है। तो ये क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या होंगी। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होगी ये ध्यान रखना है अपन को। प्राकृतिक संख्याओं में शुरुआत 1 से होती है और जाती कहाँ तक है? अनंत तक जाती है। मतलब गिनते रहो, हम उसके जो आखिरी वाला सिरा है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये होती है प्राकृतिक संख्याएं। 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो बोलोगे सर 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सही बात है, 1 जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे? कोई सी नहीं। क्योंकि अगर हम ऐसा माने कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि अनंत, लेकिन हमें पता नहीं है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक जाती हैं, और 1 जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, बस। और कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है। आई बात समझ? ठीक है, मुझे लगता है कि आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पता पड़ गया होगा कि किन्हें बोलते हैं। आई बात समझ? अब हम बात करते हैं परवर्ती संख्या के बारे में या परवर्ती के बारे में। देखो, जब भी हम प्राकृतिक संख्याओं के परवर्ती निकालेंगे, परवर्ती क्या होता है? मतलब संख्या के बाद वाली संख्या, है ना। तो 2 चीज़ें हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक परवर्ती और एक पूर्ववर्ती की। तो ठीक है, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में परवर्ती और पूर्ववर्ती की बात करें, एक कर रहे हैं हम परवर्ती की बात, ठीक है, और एक हम कर रहे हैं पूर्ववर्ती की बात, पूर्ववर्ती संख्या के बारे में बात। तो एक हम कर रहे हैं परवर्ती संख्या के बारे में बात और एक हम कर रहे हैं पूर्ववर्ती संख्या के बारे में। देखो, जब भी प्राकृतिक संख्याओं का हम कोई भी परवर्ती संख्या निकालेंगे, मान लो कि ये 3 है ना, 3 का जब हम परवर्ती निकालेंगे तो हम क्या करते हैं? जब भी हम किसी संख्या का परवर्ती निकालते हैं तो उसमें हम 1 जोड़ते हैं, और जब भी हम किसी संख्या का पूर्ववर्ती निकालते हैं मतलब उसमें हम 1 घटाते हैं। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखनी है। कोई सी भी संख्या हो, अगर हम
परवर्ती निकाल रहा है तो हम एक प्लस करेंगे, और पूर्ववर्ती निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे। बस यही कंसेप्ट है परवर्ती और पूर्ववर्ती का, ठीक है। अब देखो ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है जो अभी मैंने ऊपर लिखी है, ठीक है। कौन सी संख्या है, ये है प्राकृतिक संख्याएं, ये है प्राकृतिक संख्याएं, 1 से शुरू होकर अनंत तक। अगर हम कोई सी भी प्राकृतिक संख्या लेते हैं, जैसे 3 ले लिया, 3 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 भी एक प्राकृतिक संख्या है, सही बात है। तो हम क्या बोलेंगे, 3 का परवर्ती कितना मिला हमें, 4 मिला। आई बात समझ, 3 का परवर्ती कितना मिला, 4 मिला। ऐसे ही कोई सी भी संख्या ले लो, मान लो हम 8 ले लेते हैं, 8 का जब हम परवर्ती निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 और 1 हो जाएंगे 9। 8 का परवर्ती कितना हो गया, 9 हो गया। इसी तरीके से कोई सी भी संख्या ले लो, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, हर एक संख्या का परवर्ती हमें जरूर मिलेगा, ठीक है। हर एक प्राकृतिक संख्या का परवर्ती मिलेगा। कैसे मिलेगा, उसमें सिर्फ एक जोड़ का, ठीक है, जिस तरीके से अभी हमने इधर किया है। अगर हम बात करें पूर्ववर्ती, तो मैंने क्या बताया, पूर्ववर्ती जब हम निकालते हैं तो एक माइनस करते हैं, ठीक है, एक माइनस करते हैं। तो देखो मान लो 2 है, 2 का हम पूर्ववर्ती निकालें तो 2 लेकेंगे, 2 में से एक माइनस करेंगे, कितना हो गया, एक माइनस किया तो कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब कि 2 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी है, 1 है। इसी तरीके से और एक और संख्या ले लो, मान लो 7 ले लिए, 7 का हमें बोला है पूर्ववर्ती निकालो, तो हम क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 में से एक गया तो 6, तो 7 का पूर्ववर्ती कितना है, 6 है। तो इस तरीके से हमें पूर्ववर्ती निकालना है। लेकिन देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 का पूर्ववर्ती क्या है, देखो 1 का पूर्ववर्ती, 1 में से एक माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 का पूर्ववर्ती 0 है। लेकिन सही बात है, 1 का पूर्ववर्ती 0 होगा, क्योंकि पूर्ववर्ती तभी होता है जब उसमें से हम 1 घटा देते हैं, जो भी उत्तर आता है वो पूर्ववर्ती संख्या होती है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 होगा, तो फिर नहीं होगा। आई बात समझ, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि वैसे अगर हम ये ना देखें कि प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या है, तो 1 का पूर्ववर्ती हम निकालेंगे तो सही बात है 0 आएगा। लेकिन हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत ही 1 से हो रही है। तो अगर हम इसका पूर्ववर्ती निकालेंगे, तो 0 आएगा। लेकिन वो 0 पूर्ववर्ती नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से हो रही, 0 प्राकृतिक संख्याओं में आता ही नहीं है। तो अगर ऐसा आएगा कि प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती कितना होगा, तो प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। बाकी सब संख्याओं का पूर्ववर्ती होगा, सब संख्याओं का परवर्ती होगा, है ना। 1 का भी परवर्ती होगा, क्योंकि हम जोड़ेंगे परवर्ती में। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं की बात होगी तो प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा, क्योंकि जब हम 1 में से 1 घटाते हैं तो 0 आता है। 0 जो है प्राकृतिक संख्याओं में नहीं होता है। बस यही कंसेप्ट है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या आप समझ गए, परवर्ती संख्या आप समझ गए और पूर्ववर्ती समझ गए। परवर्ती कैसे निकालेंगे, हम 1 प्लस करके निकालेंगे, और पूर्ववर्ती में हम क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं, कोई सी भी संख्या का निकाल रहे हैं उसमें, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो बच्चों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती हैं। परवर्ती और पूर्ववर्ती कैसे निकालते हैं, परवर्ती में हम 1 जोड़ते हैं, पूर्ववर्ती में हम 1 घटाते हैं, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं, अगर हम पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करें तो पूर्ण संख्या क्या होती है, देखो 1 से लेके अनंत तक, ये तो हो गई प्राकृतिक संख्या। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के ग्रुप में 0 ऐड कर देते हैं, देखो प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कहाँ तक गई है, अनंत तक गई, ठीक है। ये तो हो गई प्राकृतिक संख्या। अगर हम इसमें सिर्फ 0 और ऐड कर देते हैं, प्राकृतिक संख्या थी 1 से अनंत तक, इसमें अगर हमने 0 और ऐड कर दिया तो ये हो जाती है कौन सी, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जिनकी शुरुआत 0 से होती है और अनंत तक जाती है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं होता है और पूर्ण संख्या में 0 होता है, बाकी सब कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब सेम है। आई बात समझ। अब हम जैसे जिस तरीके से हमने प्राकृतिक संख्याओं का परवर्ती और पूर्ववर्ती निकाला था, हम पूर्ण संख्याओं का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं,
जब हम परवर्ती निकालेंगे, मान लो ये 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है, 2 का हम परवर्ती निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे 2 का परवर्ती कितना होता है, 3 होता है। ऐसे ही मान लो हम 0 है, 0 का हम परवर्ती निकालेंगे तो 1 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 0 और 1 1। तो हम बोलेंगे 0 का परवर्ती कितना है, 1 है। इसी तरीके से हम पूर्ववर्ती भी निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो 2 है, 2 का हम पूर्ववर्ती निकालेंगे तो 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हम बोलेंगे 2 का पूर्ववर्ती कितना है, 1 है। ठीक है। इसी तरीके से हम 0 का पूर्ववर्ती निकालें, 0 में से अगर हम -1 करेंगे ना, 0 में से हम -1 करेंगे तो कितना आएगा, 0 में से हम 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा, -1 आएगा। तो -1 क्या है, 0 का पूर्ववर्ती तो है, लेकिन ये पूर्ण संख्या 0 का पूर्ववर्ती नहीं है। ठीक है, नहीं है ना। वैसे तो हम ये सही कर रहे हैं कि 0 में से हम 1 घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, जो भी उत्तर आएगा वो पूर्ववर्ती होता है, लेकिन पूर्ण संख्या होती है 0, है ना। और 0 से पहले फिर कोई सी संख्या नहीं है, तो 0 का पूर्ववर्ती -1 नहीं हो सकता, क्योंकि -1 जो है ये आता है पूर्णांकों में। किस में आता है, ये पूर्णांकों में आता है। ठीक है, -1 किस में आता है, पूर्णांकों में आता है। और हम पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में, तो 0 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात करें तो। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे, जब हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे तो पूर्ववर्ती और परवर्ती सभी प्राकृतिक संख्याओं का होता है, सिर्फ एक का पूर्ववर्ती नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्याओं का भी पूर्ववर्ती और परवर्ती निकाल सकते हैं। ओनली सिर्फ और सिर्फ 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका पूर्ववर्ती नहीं होता है पूर्ण संख्याओं में। ठीक है, तो बच्चों अब आपको समझ आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में डिफरेंस क्या है। अब एक चीज़ और समझना, अगर मैं आपसे बोलूँ क्या सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, तो हम बोलेंगे बिल्कुल होती हैं, क्योंकि देखो सभी की सभी, देखो ये हो गई मान लो क्या प्राकृतिक संख्याएं, है ना, ये हो गई प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, ये हो गई प्राकृतिक संख्याएं, और ये हो गई क्या, पूर्ण संख्याएं। देखो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ठीक है, देखो मैं ये बोल रहा हूँ क्या सभी की सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, तो हम बोलेंगे होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। 0 को छोड़कर सारी की सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है, तो हम बोलेंगे सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं, नहीं होती हैं, क्योंकि हमें पता है प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है अनंत तक, लेकिन पूर्ण संख्याओं में 0 भी आता है। तो हम नहीं कह सकते कि सभी की सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं। कुछ पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन सभी की सभी नहीं होती, क्योंकि सभी में 0 भी ऐड हो जाएगा, और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी की सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तो होती है, लेकिन सभी की सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, जो अंदर होता है वो सारा का सारा बाहर वाले में होता है। ठीक है, लेकिन जो अंदर बाहर होता है वो सारा का सारा अंदर वाले में नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, जैसे अपनी ये बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या है, लीवर है, तो लीवर जो है पूरा का पूरा बॉडी के अंदर है। ठीक है, तो लीवर जो है वो हो गया प्राकृतिक संख्या, पूरी बॉडी के अंदर है, तो सारी की सारा लीवर क्या है, बॉडी के अंदर है, तो सारा पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आती हैं, तो पूर्ण संख्याएं हैं, है ना। लेकिन अपनी बॉडी जो है लीवर के अंदर नहीं है ना, लीवर से तो बाहर है, तो ये सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। ठीक है, इसी तरीके से हमें याद रखना है। ठीक है, सारा का सारा शरीर लीवर है, नहीं है ना, क्योंकि देखो ये हाथ लीवर है, नहीं है, लेकिन सारा का सारा लीवर शरीर जरूर है। ठीक है, क्योंकि वो शरीर में के अंदर आता है। बात आ रही ना समझ, बात आ रही समझ, सारा का सारा लीवर शरीर है ना, क्योंकि वो शरीर के अंदर आता है, लेकिन सारा का सारा शरीर लीवर नहीं है, क्योंकि देखो ये हाथ दिख रहा है, ये मेरा मुंह दिख रहा है, बाल दिख रहे हैं, ये लीवर है, नहीं है ना। इसी तरीके से इसमें क्या है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर है, तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होंगी, लेकिन पूर्ण संख्या पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी, है ना। एक और चीज, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ठीक है, और हमने पूर्ववर्ती और परवर्ती निकाला। प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, और पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो ये कुछ थी बेसिक चीजें
ठीक है, हमने अभी कितने टॉपिक समझ लिए? 3 टॉपिक समझ लिए इस चैप्टर के। पहला हमने प्राकृतिक संख्या, दूसरा हमने पूर्ववर्ती और परवर्ती निकालना, और तीसरा हमने समझ लिया पूर्ण संख्याओं के बारे में। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो बच्चों अब हमारा अगला टॉपिक है संख्या रेखा के बारे में। ठीक है, संख्या रेखा क्या होती है? देखो नॉर्मली जब हम एक लाइन खींच दें, ठीक है, ये मैंने एक लाइन खींच दी, तो इसको क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है, अगर हम इस रेखा पर संख्याओं को दर्शा दें तो वो क्या हो जाएंगी? संख्या रेखा हो जाएंगी। ठीक है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। ठीक है, इसको अभी हम क्या बोल रहे हैं? रेखा बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें अभी कुछ नहीं है, नॉर्मल सी लाइन है। लेकिन अगर मान लो इसमें हम संख्याओं को दर्शा दें तो ये क्या हो जाएगी? संख्या रेखा हो जाएगी। तो पूर्ण संख्याओं को संख्या पे हम कैसे दर्शाते हैं? बाएं तरफ सबसे पहले हम एक बिंदु लेंगे 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इससे एक मात्रक की दूरी पे एक और बिंदु ए लेंगे जिसका नाम हम 1 रख देंगे। फिर हम एक मात्रक की दूरी पर एक और बिंदु लेंगे, 2 रख देंगे। ऐसे ही हम एक एक मात्रक की दूरी पर बिंदु लेते जाते हैं। ठीक है, ये बिंदु हम अनंत दूरी तक ले सकते हैं। ठीक है, कहाँ तक ले सकते हैं? अनंत दूरी तक ले सकते हैं। तो ये बन जाएगी क्या? संख्या रेखा। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? मात्रक दूरी। क्या बोलते हैं हम? मात्रक दूरी बोलते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो पहले ये थी नॉर्मली रेखा थी, इन पे इस रेखा पर हमने क्या दर्शा दिया? संख्याओं को दर्शा दिया, तो ये हो गई क्या? संख्या रेखा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा संख्या रेखा क्या होती है। नॉर्मली रेखा पर, लाइन पर हम नंबर्स को दर्शा देते हैं, तो नंबर लाइन, उसी को हम बोलते हैं हिंदी में क्या? संख्या रेखा। आई बात समझ? देखो अगर फिर मुझे लगता है कि अब आपको संख्या रेखा समझ आ गई होगी। देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि बिंदु 2 मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओ कितनी है, तो मैंने क्या बताया? एक बिंदु के बीच मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम कैसे मापते हैं? मात्रक दूरी में। ठीक है, तो 2 से अगर 4 तक की पूछूं तो कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 1 मात्रक, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 1 और 1 2 मात्रक। तो 2 से 4 तक की बीच की दूरी कितनी है? 2 मात्रक की दूरी पर है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2 मात्रक दूरी है। ठीक है, आई बात समझ? अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ 5 और 8 के बीच की दूरी कितनी है, तो कितनी हो जाएगी ये? 5 से 6 तक 1 मात्रक है ना, 6 से 7 तक 2 मात्रक, और 7 से 8 तक 3 मात्रक। 5 और 8 के बीच की दूरी कितनी है? 3 मात्रक दूरी है। ठीक है, इस तरीके से हम बीच की दूरी निकाल लेते हैं। देखो अब एक चीज याद रखना, संख्या रेखा पर जो है दाएं तरफ की जो संख्या होगी, मान लो 2 संख्याओं में तुलना करने की बोलूं, जैसे कि यहाँ पर मैं बोलूं कि बताओ 5 और 6 में कौन सी संख्या बड़ी है, संख्या रेखा पर दर्शाओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जो संख्या दाईं तरफ होती है संख्या रेखा पर वो संख्या बड़ी होती है, और जो संख्या बाएं तरफ होती है वो संख्या क्या होती है? छोटी संख्याएं होती हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 5 और 6 में से बताओ कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, तो बच्चों हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि संख्या रेखा पर दर्शाना है ऐसे 1 2 3 4 5 6, और देखना है कि दाएं तरफ कौन सी संख्या है। तो देखो 5 ये है और 6 ये है, तो अगर हम इन दोनों में देखें तो दाएं तरफ कौन सी संख्या है? 6 है दाएं तरफ। ठीक है, बाएं तरफ कौन सी है? 5 है। तो हम बोलेंगे कि 6 जो है बड़ी संख्या है। ठीक है, और 5 जो है कौन सी? छोटी संख्या है। क्यों है? क्योंकि संख्या रेखा के दाएं तरफ बड़ी संख्याएं होती हैं और संख्या रेखा के बाएं तरफ छोटी संख्याएं होती है। आई बात समझ? ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हम पता करते हैं कि भैया 3 और 8 के बीच, 3 और 8 में बताओ कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। देखो सबसे पहले दाएं तरफ, सबसे दाएं तरफ इन दोनों संख्याओं में दाएं तरफ कौन सी है? 8 है, तो 8 जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, और 3 जो है छोटी संख्या हो जाएगी। आई बात समझ? तो ऐसे हम पता करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो चिन्ह है इसको हम बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं के बीच लगाते हैं दर्शाने के लिए। ठीक है, तो इस चिन्ह का जो खुला हुआ भाग होता है, ठीक है, जो ओपन भाग होता है ना, मतलब कि जो खुला हुआ मुंह होता है, इस तरफ हम बड़ी संख्या लिखते हैं, और जो बंद मुंह होता है ना, इस तरफ हम क्या लिखते हैं? छोटी संख्या लिखते हैं। बंद मुंह की तरफ क्या लिखते हैं? छोटी संख्या, और जो खुला हुआ मुंह है इस तरफ क्या लिखते हैं? हम बड़ी संख्या लिखते हैं। आई बात समझ? तो इस चिन्ह को आप समझ जाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह आपको दिख रहा है ना, खुला हुआ मुंह है, इस तरफ हम बड़ी संख्या लिखेंगे, और जो मुंह बंद है ये दोनों यहाँ चिपक गए, इस तरफ क्या हो जाएंगे? छोटी संख्या लिखेंगे। ठीक है,
संख्या रेखा पर 3 और 4 बताओ कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। देखो 4 जो है 3 के दाएं तरफ है ना, इन दोनों संख्याओं में हम तुलना करेंगे कौन सी संख्या दाएं तरफ, तो 3 के दाएं तरफ 4 है तो 4 क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो हम खुला हुआ मुंह बड़ी तरफ कर देंगे, तो 3 क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम संख्याओं को संख्या रेखा पर पहचान सकते हैं, पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। अब अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो 20 है और 23 है, अब ये बताओ ये दोनों संख्या एक दूसरे की तुलना में कौन सी संख्या दाईं तरफ है और कौन सी संख्या बाईं तरफ होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि 23 बड़ी है, तो संख्या रेखा पर 23 इस संख्या के दाएं तरफ ही आएगी। आई बात समझ, जो 20 है वो संख्या रेखा पर बाएं तरफ आएगी 23 की तुलना में, है ना, 23 की तुलना में, और 23 जो है संख्या रेखा के दाईं तरफ आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं। अब मैं आपको दूं जैसे कि मान लो 20, 18 और 21, मैं आपसे बोलूं कि इन तीनों संख्याओं में से सबसे दाईं तरफ कौन सी संख्या आएगी, तो हमें पता है कि संख्या रेखा पर सबसे दाईं तरफ सबसे बड़ी संख्या आती है। तो 20, 18, 21 में 21 सबसे बड़ी संख्या है, इसका मतलब 21 जो है संख्या रेखा पर दाईं तरफ आएगी। मैं आपसे बोलूँ कि संख्या रेखा पर इन तीनों संख्याओं बाईं तरफ कौन सी आएगी, तो हमें पता है कि सबसे छोटी संख्या बाईं तरफ आती है। 18 जो है सबसे छोटी संख्या है, तो ये किस तरफ आएगी, बाईं तरफ आएगी। तो बेसिकली संख्या रेखा का कंसेप्ट यही होता है। संख्या रेखा पर हमने पूर्ण संख्याओं को दर्शाया है, ठीक है, और पूर्ण संख्याओं को ही हम पहचान कर रहे हैं कि किस तरफ बड़ी संख्या आती है किस तरफ छोटी संख्या आती है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, और इनके बीच की दूरी कैसी होती है, कितनी होती है, कैसे हम मापते हैं। ठीक है, तो मात्रक में हम इसे मापते हैं, ठीक है, मात्रक दूरी में, यूनिट डिस्टेंस में। तो मुझे लगता है कि संख्या रेखा का जितना भी कंसेप्ट था आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों, भाइयों और क्लासमेट के साथ। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे आज के अगले टॉपिक की तरफ। तो बच्चों देखिए, अभी हमने क्या करा था, संख्या रेखा के बारे में समझा था। अब हम करेंगे संख्या रेखा पर योग, है ना, पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर हम कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो याद रखना कि जब भी हम संख्या रेखा पर संख्याओं को जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, दाईं तरफ चलेंगे। ठीक है, दाईं तरफ चलेंगे, और जब भी हम संख्या रेखा पर संख्याओं को घटाएंगे तो हम क्या चलेंगे, बाएं तरफ चलेंगे। देखो पहले हम जोड़ कर देखते हैं। मान लो यहाँ पर हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर 3 + 4 करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 में कितना जोड़ना है, हमको 4 जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, ये बिंदु कितना है, 3 है, 3 से हम दाएं तरफ चलेंगे, कितने कदम, 4 कदम। ठीक है, तो चलो 1 कदम हो गया, 2 कदम हो गया, 3 कदम हो गया और 4 कदम हो गया। तो कहाँ पहुंच गए अपन, 7 पे पहुंच गए, है ना। तो 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का योग भी कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ, बात आई कुछ समझ। जैसे अब मैं मान लो यहाँ पर मान लो एक और हम क्वेश्चन लेते हैं कि हम जोड़ रहे हैं भैया 2 में, हम जोड़ रहे हैं 2 में हमें 5 प्लस करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2 में 5 प्लस करना है, तो ये बिंदु कितना है, 2 है। ठीक है, ये 2 बिंदु है। ठीक है, तो हम 2 से दाईं तरफ, हमेशा जब भी हम संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, दाईं तरफ जाएंगे। तो 2 में हमें कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है, तो चलो 5 कदम हम दाईं तरफ जाएंगे, मतलब एक मात्र रख के 5 कदम हम दाईं तरफ जाएंगे। चलो एक एक बिंदु लेकर, तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। तो 2 में जब हम 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, कहाँ पहुँचे अपन, 7 आएगा, मतलब कि 7 पे ना। तो हम कितना भी जोड़ें, हमेशा हम क्या करेंगे, जब भी संख्या रेखा पर योग करेंगे तो हम क्या करेंगे, दाईं तरफ जाएंगे। जैसे मान लो हमें 1 में कितना जोड़ना है, हमें 8 जोड़ना है, 1 में कितना प्लस करना है, हमें 8 प्लस करना है। ठीक है, 1 क्या है, ये है, 1 से हम किधर जाएंगे, दाईं तरफ, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कितने कदम, 8 कदम। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कहाँ पहुँचे हम, 9 पे पहुँच गए। तो जब हम 1 में 8 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। तो पूर्ण संख्याओं को हम संख्या रेखा पर इनका योग भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर हम व्याकलन मतलब कि घटाना कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए अब हम संख्या रेखा पर घटाने की क्रिया करते हैं, मतलब व्याकलन की क्रिया करते हैं। व्याकलन मतलब घटाना होता है। देखो जब हम जोड़ रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, जैसे हम कोई से बिंदु से दाएं तरफ जा रहे थे। ठीक है, अब हम घटाएंगे तो क्या करेंगे, हम बाईं तरफ आएंगे।
जैसे मान लो 7 में हमें घटाना है कितना, 2। तो सबसे पहले देखो 7 कहाँ पर है, तो ये है 7, ये वाला बिंदु है 7। अब कितना घटाना है अपन को, 2 घटाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उल्टा आएंगे बाईं तरफ 2 कदम, है ना, 2 मात्रक दूरी बाईं तरफ आएंगे, मतलब 2 कदम आप बोल सकते हो। तो 7 से 1 कदम हो गया, ये 6 पे पहुंच गए, एक और कदम हो गया, कहाँ पहुंचे, 5 पहुंचे। 2 घटाना था, 2 कदम हम पीछे आ गए, मतलब बाईं तरफ आ गए। तो कहाँ पर अपन पहुंचे, 5 पे पहुंचे, मतलब कि 7 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरीके से हम संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को घटा भी सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो एक और हम ले लेते हैं बच्चों, जैसे हमें घटाना है, एक और क्वेश्चन है, अपन को घटाना है 8 में से अपन को घटाना है कितने, 3, है ना। 8 में से हमें 3 घटाना है, ठीक है। तो देखो 8 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये हो गया 8, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 8 में से अपन को 3 घटाना है, तो हम क्या करेंगे, बाईं तरफ जाएंगे, उल्टा घटाने में उल्टा जाते हैं बाईं तरफ। कितने कदम, 3 घटाना है, 3 कदम। तो चलो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। तो 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, है ना। तो ये 5 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। जहाँ हम पहुँचेंगे वही उत्तर आ जाएगा। अब आप बोल रहे हो कि सेम आ रहा है, चलो हम और कुछ, जैसे हम घटा देते हैं, हम 9 में से, मान लो 9 में से हम 5 घटा रहे हैं, ठीक है। तो 9 कहाँ पर है, ये है, ठीक है। 9 ये है ना, 9 ये है। अब कितने घटाने, 5। तो हम उल्टा बाईं तरफ कितना आएंगे संख्या रेखा पर, 5 कदम। देखो 1 कदम आए तो 8 पे पहुंच गए, 2 कदम आए तो 7 पे, 3 कदम 6 पे, 4 कदम 5 पे और 5 कदम 4 पे। तो कहाँ पहुंचे अपन, 4 पे। तो 9 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो इस तरीके से हम संख्या रेखाओं पर व्याकलन की क्रिया भी कर सकते हैं, मतलब संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को हम घटाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको संख्या रेखा पर घटाना और जोड़ करना आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि संख्या रेखा पर हम गुणन की क्रिया कैसे करें, मतलब संख्या रेखा पर हम कैसे गुणा करें पूर्ण संख्याओं का। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि हमें गुणा करना है 4 का किसमें, 3 में गुणा करना है, ठीक है। तो हमेशा जब हम गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और दाएं तरफ जाएंगे ना। गुणा में हम हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे और दाएं तरफ जाएंगे। अब जाना कैसे है, जैसे हमें 4 में 3 का गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 मात्रक दूरी, मतलब एक बार में 3 कदम चलेंगे, कितनी दूर, 4 बार, है ना। 3 कदम चलेंगे कितनी बार, 4 बार। जैसे कि हमें 4 से 3 में इंटू करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 कदम चलेंगे, मतलब 3 कदम चलेंगे, कितनी बार चलेंगे, 4 बार। तो देखो, है ना, एक साथ 3 कदम चलेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक साथ 3 कदम चलेंगे, कितनी बार, 4 बार। देखो जहाँ से 1 2 3 यहाँ पर आ रहा है, तो 1 कदम हो गया। हमें कितना चलना है, 4 बार, मतलब 4 का हमें 3 में इंटू करना है, ठीक है। तो अब देखो 1 2 3, यहाँ पर 3 मात्रक दूरी आई तो दूसरा कदम हो गया। अब फिर चलो 1 2 3, यहाँ हो गया तीसरा, और फिर चलो 1 2 3, यहाँ हो गया चौथा कदम। तो हमें 3 एक साथ 3 कदम चले हैं, कितनी बार, 4 बार। तो कहाँ पहुँचे अपन, 12 पे पहुँच गए। तो 4 का जब हम 3 में गुणा करते हैं तो कितना आता है, 12 आता है, ठीक है। इस तरीके से हम गुणा करते हैं पूर्ण संख्याओं को। जब हम संख्या रेखा पर गुणन की क्रिया भी इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, हमें करना है 6 का इंटू 2 में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 कदम का 1 कदम लेंगे, मतलब 2 मात्रक दूरी का 1 कदम लेंगे, और कितनी बार जाएंगे हम, 6 कदम तक जाएंगे, ठीक है। 2 मात्रक दूरी का हम 1 कदम लेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 6 कदम तक। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 1 मात्रक दूरी और 2 मात्रक दूरी, तो 1 कदम हो गया, ठीक है। कहाँ तक जाना है, अपन 6 कदम चलना है। 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम और 6 कदम, कहाँ पर पहुँचे, 12 पे पहुँचे, ठीक है। तो इस तरीके से हम संख्याओं को गुणा भी कर सकते हैं। संख्या रेखा पर जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं सभी का गुणा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे, यही सब टॉपिक आपके चैप्टर में आगे प्रश्नावली में पूछे जाएंगे। ये सब टॉपिक आपको बहुत अच्छे से बच्चों समझ आ गए होंगे, ठीक है। देखो पहले हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, फिर हमने पूर्ववर्ती परवर्ती संख्याएं पढ़ी, फिर हमने पढ़ा पूर्ण संख्या, फिर हमने पढ़ा संख्या रेखा, फिर हमने संख्या रेखा पर योग, व्याकलन मतलब कि घटाना, और गुणन मतलब कि गुणा करने की क्रियाएं देखी, कैसे हम गुणा योग घटाना करते हैं। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ये सब चीज़ें समझ आ गई हैं तो अब यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं मैंने,
उन क्वेश्चनों को आपको करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर आपको ये वीडियो समझ आ गया है तो अब इस चैप्टर की जो प्रश्नावली है वो आप खुद से ही कर पाओगे। और इस चैप्टर की जितनी प्रश्नावली है या क्लास 6 के जितने भी वीडियो हैं मैथमेटिक्स के, आप प्ले लिस्ट में जाकर इस चैनल की वहाँ से देख सकते हो। और इस चैप्टर की वीडियो आपको कहाँ पर मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो प्रश्नावली और ये परिचय वाला वीडियो जो भी आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ होगा और बहुत अच्छे से ये चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन या परिचय आपको समझ आ गया होगा। एक और बात बच्चों, देखो आगे जाकर बच्चों को मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है। अगर आप अभी से इन सब बेसिक्स को अपना अच्छा करते चले जाओगे तो आगे जाकर 9th 10th क्लास या आफ्टर 10th क्लास 11th 12th में भी आपको मैथमेटिक्स बहुत बुरी नहीं लगेगी, आपको हवा नहीं लगेगी, आपको बहुत अच्छे से उस टाइम पे समझ आएगी। लेकिन अगर आपने अभी सही से नहीं समझी, बेसिक आपका क्लियर नहीं करा, तो फिर आगे आपको मैथ समझ नहीं आएगी। ज़्यादातर बच्चे 90% बच्चे जिन्हें मैथ समझ नहीं आती, उनका बेसिक बिल्कुल ही क्लियर नहीं होता है, बिल्कुल ही ख़राब बेसिक होता है, उनको कुछ पता नहीं होता है, बस वो ऐसे निकलते चले जाते हैं और आगे फिर बोलते हैं कि मैथ बहुत ख़राब लगती है, मैथ हमें आती नहीं है। आप अभी से, आप 6th क्लास में हो, आप अपना बेसिक अच्छे से करो। आपको कुछ समझना है तो आप कमेंट करो, मैं आपको वो भी समझाऊंगा। ठीक है, और ये वीडियो आप देखो, आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।